हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हों, मस्त हों, पढ़ाई में व्यस्त हों। तो आज हम पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ये समझ लीजिए कि जितना भी आप समझ लें, वेरी इम्पॉर्टेंट है बोहर का परमाणु मॉडल। तो देर ना करते हुए पढ़ लेते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर के परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे कि रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में अपना क्या संकल्पना दी है, और रदरफोर्ड की विशेष तौर से हम उनकी कमियों को ही जानेंगे। और जब रदरफोर्ड की कमियां जब सीख लेंगे तो उनकी कमियों को दूर करने के लिए बोहर ने जितने भी परमाणु को लेकर के अपना कॉन्सेप्ट दिए, वही उनका क्या बन जाता है, एक गेनिंग पॉइंट हो जाती है, वही उनका परमाणु मॉडल आ जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में कमियां, परमाणु मॉडल में कमियां, तो विशेष तौर पर इनकी दो कमियां थी। कौन कौन सा? एक तो परमाणु के अस्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए थे, परमाणु के स्टेबल के बारे में नहीं बता पाए थे, अस्थायित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं दिए थे। और दूसरा जो विशेष तौर पर था, ठीक, ये बोले थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ तो चक्कर काटता है, लेकिन बाहर से चक्कर काटते काटते वो नाभिक की तरफ प्रवेश करता है। अब नाभिक की तरफ प्रवेश करता है तो जिस कारण से बाहर से इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ जाएगा तो वो नाभिक पॉजिटिव पार्टिकल, जो नाभिक है वह आपका क्या है, पॉजिटिव धनावेशित भाग है। और इलेक्ट्रॉन, ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋणावेशित भाग है, ऋणावेशित कण है। ठीक है, अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते काटते ये नाभिक की तरफ आ जाए तो नेगेटिव और इसका पॉजिटिव मिल करके आपस में क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, जिससे परमाणु जो है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। यानी कि इस ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड की जो संरचना है वो भी पूरा समाप्त है। यानी कि वहाँ से ये समझिए कि सृष्टि की जो विनाश की ही बात है, यानी बिना उत्पत्ति के विनाश की ही बात करेगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, बाहर से चक्कर काट करके नाभिक की तरफ बढ़ता है, ऐसी स्थिति में वह एनर्जी उत्सर्जित करता है। क्या करता है? एनर्जी का उत्सर्जन करता है। या जब भीतर से बाहर की तरफ जाएगा तो वह एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। जब बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ठीक, इस स्थिति में एक क्या होता है, एनर्जी का अपना एक लेवल स्पेक्ट्रम निकल कर आता है। तो रदरफोर्ड ने इस चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाया कि क्या है, ऊर्जा स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए। ऊर्जा स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दिए थे। किसके बारे में? एक तो हो गया परमाणु के अस्थायित्व के बारे में, और दूसरा क्या है, ऊर्जा स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जानकारी इन्होंने नहीं दिया। कौन? रदरफोर्ड साहब। ठीक, तो इन्हीं दोनों को लेकर के बोहर साहब ने क्या किया कि इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर के अपना परमाणु के बारे में एक अलग जानकारी दिए, और वहाँ से परमाणु को लेकर के एक नए वे का निर्माण हुआ। ठीक, तो हम जानते हैं बोहर का परमाणु मॉडल क्या क्या बताए थे इन्होंने। जबकि आप लोग जान रहे होंगे कि परमाणु के नाभिक में धनावेशित पार्टिकल होता है। ठीक, और नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है। ये चक्कर काटने की बात जो है वह कौन दिए थे,
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने की जो बात है ये रदरफोर्ड जो है कि पहले ही दे दिए थे, लेकिन बोर साहब ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों तरफ अपने फिक्स पाथ पर यानी फिक्स रास्ते पर, ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते नाभिक की तरफ चलाएगा। यह इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षा में रहेगा वह उसी कक्षा में अस्थायी रूप से बना रहेगा और क्या करेगा, क्या करता है, चक्कर काटता है। यानी कि इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स पाथ पर क्या करता है, चक्कर लगाता है या चक्कर काटता है, चक्कर लगाता है। और इस स्थिति में अगर इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर चक्कर काट रहा है, फिक्स रास्ते पर चक्कर काट रहा है, ठीक, उस स्थिति में अस्थायी रूप से इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काटता है तो ऐसी स्थिति में न तो इलेक्ट्रॉन जो है न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक, और ना ही ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है, ठीक है। और वह इलेक्ट्रॉन जो कि अपने फिक्स ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है वह किस इलेक्ट्रॉन का किस कक्षा में चक्कर काटने की प्रकृति बनी रहती है, प्रवृत्ति रहती है, ठीक, यह भी डिफाइन हुआ था। वह इलेक्ट्रॉन जो अपने भी कक्षा में निश्चित कक्षा में चक्कर काटेगा उसका कोणीय संवेग mvr बराबर कितना होना चाहिए, NH/2π के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, NH/2π के बराबर। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षा में क्या करता है, अस्थायी रूप से चक्कर लगाता है, रोटेट करता है, उसका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर रहेगा, तभी वो अपने उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। अन्यथा ये नहीं कि जिसमें मर्जी बाहर वाली कक्षा में चक्कर काट रहा है या इस वाली कक्षा में चक्कर काट रहा है तो ये इधर चला गया, ये इधर चलेगा, ऐसा नहीं। अगर अस्थायी रूप से बना हुआ है, अपने कक्षा में बना हुआ है, तो वह अपने कक्षा में ही चक्कर काटेगा, जिसका कोणीय संवेग यानी कि mvr कितना होना चाहिए, NH/2π के बराबर होना चाहिए, ठीक। और अगर हम बात करें आगे चौथे नंबर की बात करें कि जब इलेक्ट्रॉन क्या है, उच्च कक्षा से किधर की तरफ, निम्न कक्षा की तरफ, निम्न कक्षा की तरफ संक्रमण करता है, संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है, ऊर्जा का उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की तरफ संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उत्सर्जन करता है तथा, और इसी में अगर अगला पॉइंट जोड़ लें हम, और इसी का रिवर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब किधर से किधर, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर है कि यार कह दें, अब ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की तरफ क्या करता है,
की तरफ संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा का क्या करेगा, या इस स्थिति में ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा, ऊर्जा अवशोषित होगी, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोग कि प्रत्येक कक्षा के, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की नहीं बल्कि कक्षा की, अच्छा ये आप लोगों को पहले भी बता दिया गया होगा कि मैक्स प्लांक के आधार पर क्या है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने अपने फिक्स क्या है, पाथ पर चक्कर काटते हैं, ये तो आप लोगों को बता दिया गया, ठीक। इस पाथ को क्या बोला गया था, कक्षा 9 में अभी आप लोग सीखे होंगे, इस पाथ को हम कक्षा कहते थे, ऑर्बिट कह देते हैं, ठीक। और मैक्स प्लांक के आधार पर इस कक्षाओं का नामकरण किया गया। अगर कक्षा 9 की बात करें, बोरबरी के सिद्धांत व केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या किया गया था, KLMN, यानी कि नाभिक से शुरू करके बाहर की तरफ KLMNOP, इस तरीके से कक्षाओं का नामकरण किया गया था। लेकिन मैक्स प्लांक ने क्या किया, इन कक्षाओं को अपने तरीके से उन्होंने नामकरण किया, नाम दिया। क्या क्या नाम दिया है इसको मैं बता दूं आप लोगों को। पहला ये हो गया नाभिक, न्यूक्लियस हो गया जिसमें धनावेशित कण होता है, और न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला जो ऑर्बिट है उसको हम पहला नंबर बोलते हैं, उसके बाद वाला दूसरा नंबर, उसके बाद वाला तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, इस तरह से बाहर की तरफ बना रहता है, ठीक। इन कक्षाओं को हम क्या बोलते हैं, इन कक्षाओं के नंबर को या इन कक्षाओं को भी हम क्या बोलते हैं, क्वांटम कक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन कक्षाओं को क्वांटम कक्षा कहते हैं, और इनके नंबरिंग जो नंबर किया गया प्राकृतिक नंबर से डिनोट किया गया है, इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, अगर पांचवें पॉइंट की बात किया जाए तो पांचवें पॉइंट में बोर साहब ने क्या बताया था परमाणु को लेकर के, कि कोई भी किसी भी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वह बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक, या अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये आप लोगों को बता दिया गया कि वह ऊर्जा का अवशोषण या अवसर्जन करता है, ठीक। और ये भी बता दिया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूर्णन या गति कर रहा, परिक्रमा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ना तो वो ऊर्जा का अवसर्जन करता है, ना ही वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक। और एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपना उसी कक्षा में क्या करता है, गति करता है, जिसका कोणीय संवेग कितना होता है, mvr = nh/2π के बराबर होता है, ठीक। अब मैं एक चीज और आप लोगों को बताया हूं कि प्रत्येक कक्षा की अपनी क्या होती है, ऊर्जा स्तर होता है, ऊर्जा लिमिट होती है। प्रत्येक कक्षा की अपनी क्या होती है, ऊर्जा लिमिट होती है। वह ऊर्जा लिमिट कितनी होती है, E = -RHc/n² की इक्वल होती है। कितनी, E = -RHc/n² के इक्वल होती है, जिसमें से ये R क्या है, ये R जो है रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग नियतांक, ठीक। और H क्या है, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। इन सब की वैल्यू क्या होती है ये आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। प्लांक नियतांक। C क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और ये N क्या है, N क्या है, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या का मतलब ऑर्बिटों की संख्या, कक्षाओं की संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक। अब यहाँ हम जान लेते हैं थोड़ा सा आगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब संक्रमण करता है तो उसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, यानी कि कितनी जो है कि एनर्जी अवशोषित या उत्सर्जित करेगा। मान लीजिए यह धनावेशित पार्टिकल यानी कि न्यूक्लियस है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर पर है, ठीक।
ये हो गया पहली कक्षा, ठीक है। इस दूसरे नंबर वाली कक्षा को हम नाम दे देते हैं N2, पहले वाले नंबर को हम नाम दे देते हैं N1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ये हो गई N1, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बाहर वाली कक्षा से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, यानी कि N2 से N1 की तरफ प्रवेश करेगा। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा, अभी फिलहाल के लिए मैं बताया हूँ, फिर भी याद कर रखने के लिए ये बताइएगा कि जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, ठीक। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट करके बता दो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बता ही दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जब बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा की तरफ प्रवेश करता है या संक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन की ही स्थिति में रख लेते हैं, चाहे अवशोषण का हो चाहे उत्सर्जन का हो, बस प्लस माइनस का ही फर्क रहेगा, ठीक। अगर मान लीजिए कि ये आपका हो गया N2 हो गया है, ये हो गया क्वांटम नंबर N1 हो गया है, ठीक। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, ठीक, वह कितनी होगी? E1 बराबर कितनी होगी? माइनस RH अपान N1 होगी। E1 बराबर माइनस RH अपान N1 होगी। दूसरी कक्षा के लिए अगर हम बात करें, दूसरी कक्षा के लिए एनर्जी लेवल कितना होगा? E2 इज इक्वल टू माइनस RH अपान कितना? N2 होगा, ठीक। ये हो गया स्क्वायर, ये भी होगा, ये भी हो जाएगा स्क्वायर, जैसा कि आप लोगों को इसके पहले बता दिया गया था यहाँ पर, ये, ठीक। तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों के जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से भीतरी वाली कक्षा में संक्रमण कर रहा है तो ऐसी स्थिति में, ठीक, मान लीजिए कि जो निकलने वाली एनर्जी थी उसका जो एनर्जी है वह क्वांटा के रूप में निकलेगा, फोटान के रूप में निकलेगा। एक फोटान की ऊर्जा कितनी? E बराबर hν होता है। एक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर hν होता है, ठीक। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो E इज इक्वल टू कितना हो जाता है? E1 माइनस, कहाँ से जा रहा है? बाहरी कक्षा से, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, E2 माइनस E1, ठीक। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E2 का मान रख लेते हैं, E2 का मान कितना है? माइनस RH बटे N2 स्क्वायर माइनस, और क्या हो जाएगा? माइनस RH बटे N1 स्क्वायर। अभी ये कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, RH कॉमन हो जाएगा, RH कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से? माइनस 1 बट्टे N2 स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1 बट्टे N1 स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब इसके बाद कितना हो जाएगा? ये प्लस में है, इसको आगे कर देते हैं, या माइनस में इसको पीछे कर देते हैं, यानी क्या मिल जाएगा? ये RH इंटू 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया? E के बराबर। अभी मैं आप लोगों को यहीं पर समझाया हूँ कि मान लीजिए जो क्या हो रही है, स्पेक्ट्रम या ऊर्जा स्तर निकल रहा है या क्वांटा निकल रहा है, E बराबर एक क्वांटा की एनर्जी कितनी? hν है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर रख लेते हैं E बराबर hν के बराबर रख लेते हैं, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं hν बराबर RH इंटू 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? H से H कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? न्यू इज इक्वल टू RC इंटू 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, ठीक। अब C को भी पक्षांतर कर दीजिए, C को पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? न्यू अपान C इज इक्वल टू R इंटू 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना है, अगर मैं प्रकाश की चाल की बात करूँ तो C बराबर कितना होता है? न्यू इंटू लैम्डा होता है। प्रकाश की चाल C बराबर न्यू इंटू लैम्डा, ठीक। यहाँ से अगर लैम्डा बराबर निकालना हो तो C बट्टे न्यू बराबर लैम्डा हो जाएगा, इसके बटे 1 कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसमें दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? न्यू बट्टे C बराबर कितना? 1 बट्टे लैम्डा हो जाएगा।
तो जबकि ये c/ν हमको नहीं, हमारे पास नहीं था, लेकिन ν/c था, तो इसी वजह से इसका व्युत्क्रम किए, तो ν/c बराबर कितना हो जाएगा 1/λ। तो जो कि आप लोगों को बहुत पहले भी बता दिया गया है। यहाँ हो गया 1/λ बराबर r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये हो गया आपका जो एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की तरफ संक्रमित होगा, तो जो एनर्जी निकलेगी यहाँ से आपका मिल जाएगा, उसकी आवृत्ति कितनी होगी, यहीं से उसकी आवृत्ति कितनी होगी, न्यू बराबर आप लोग लिख सकते हैं इसको आराम से, न्यू बराबर क्या हो जाएगा RC इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² लिख सकते हैं इसको। आवृत्ति कितनी होगी जो एनर्जी निकलेगी, ठीक, और यहीं से क्या मिल जाएगा आपका, आगे बढ़ेंगे तो उसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा उतना वो भी मिल जाएगा, समझिए ना, उसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा ये भी मिल जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे।